नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लंबे समय से पहाड़ की राजनीति में सक्रिय रहे बेहद शांत सौम्य स्वभाव के नेता के सामने इस एक वर्ष में कई नई चुनौतियां होंगी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर आगे जाना है और ये एक वर्ष में उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी भूपत सिंह बिष्ट जी। नमस्कार। नमस्ते सर। हमारे साथ भरत सिंह नेगी जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ ही प्रकाश सुमन ध्यानी जी राजनीतिक चिंतक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भूपत जी, जैसे कि जब ये घोषणा हुई, तीरथ सिंह रावत जी जब विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने गए, मुख्यमंत्री चुने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं गांव से आया हुआ व्यक्ति हूं और कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगा। और अब वो मुख्यमंत्री पद पर हैं और पूरे राज्य की आकांक्षाएं अब उनसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तीरथ जी की यही सौम्यता है कि वो कभी उन्होंने कोई किसी चीज़ का दम नहीं भरा है। वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से बाहर के हैं, मैं यहाँ ये विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि वो संघ से उनका शुरुआत हुई है उनके सामाजिक जीवन की। उसके बाद वो विद्यार्थी परिषद में बहुत सक्रिय रहे, राष्ट्रीय मंत्री तक का उनके पास दायित्व रहा है। आगे हमारे साथी लोग इसमें और विस्तार से बताएंगे। और वो भाजपा में भी उनका जो है एक लंबी पारी उन्होंने खेली है। वो एक एमएलसी रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य होना एक बड़ी बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पहला शिक्षा मंत्री रहा हो, जिसने पार्टी संगठन में बड़े बड़े पदों पे काम किया है, उसका इतना सरल होना कि अपने को गांव से जोड़ना, अपने को एक सहज बना के रखना, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और युवाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत कहना चाहिए कि उनमें एक गुण दिया है ईश्वर ने कि वो जो है जिनके साथ भी बात करते हैं, चाहे उनके वो मित्र हैं या वो विपक्षी दलों के हैं, बहुत ही अच्छा रिश्ता वो उनके साथ बनाने में कामयाब रहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनको एक लंबे लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय से उनको बहुत निकटता से देख रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि वो बहुत सरलता और सौम्यता ईश्वर ने उनको दिया है और यही उनकी यूएसपी है जी। और भरत जी, आपने कभी काफ़ी करीब से देखा है उन्हें और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने कामकाज का सफ़र, जो अपना राजनीतिक सफ़र है जो कहेंगे, वो शुरू किया था। तो अब आप देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपका अनुभव, आपको आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, तीरथ सिंह जी का जो सामाजिक रुझान था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो 1983 से और 1988 के बीच जो है उन्होंने अपना पूरा समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया। उस प्रचारक के नाते उन्होंने छात्र इकाई जो विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद की उत्तराखंड में जगह जगह इकाइयाँ खोली और श्रीनगर में विद्यार्थी परिषद के ही बैनर तले उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता। ये उनकी कर्मठता है और छात्रों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी का ये उदाहरण है कि वो अध्यक्ष बने जी। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो युवा मोर्चे के अंदर आए। युवा मोर्चे के अंदर भी उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिली। फिर वो अपना काम करते करते जो है उन्होंने कभी मांगा नहीं, लेकिन उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार पार्टी ने स्वयं उनको दायित्व दिए हैं जी। एमएलसी का चुनाव जो है बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में भी पार्टी ने उनको सक्षम माना है। और पार्टी ने उनको जब 1997 में टिकट दिया तो उन्होंने वो चुनाव भी जीता। तो मैं देखता हूँ कि तीरथ सिंह जी के अंदर जो कर्मठता है, ये कार्यकर्ता की जो गुण हैं, कभी अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं और कर्मठता से कार्य करते हैं। धैर्य उनके अंदर है और उसी की परिणति ये है कि वो एमएलसी बने, पहली उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने, कारागार मंत्री बने जी। आप ये देख लीजिए 2012 के चुनाव में भी जब काफ़ी लोग बीजेपी से हार गए थे, उस दौरान वो चुनाव जीते जी। फिर उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने पूरे गाँवों में सब जगह जो है गांव-गांव तक इकाइयों का गठन करके पार्टी को मजबूत किया। और ये समझ लीजिए कि जिस सिटिंग विधायक को टिकट न दे करके
उनका सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी 2017 में उनका टिकट कटा है, ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन उसके बाद भी जो है आप देखेंगे कि ये कोई आसान घटना नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने जितना धैर्य से काम किया और पार्टी ने उनकी उपयोगिता राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में भी फिर वो बड़ी भारी मतों से जीते, 3 लाख से जीते जो है ना वो कांग्रेस के उससे। और उसी दौरान जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने उनको विश्वास उन पर था, तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जब वो हिमाचल के प्रभारी रहे जी, तो उन्होंने तो इस प्रकार से उनकी कर्मठता पर कोई संदेह नहीं है, उनका जो चुनाव किया पार्टी ने बहुत सही निर्णय मैं समझता हूँ जी। और प्रकाश जी, जिस तरह से राजनीतिक सफ़र के बारे में बता रहे थे अभी भरत जी, तो इसका ये है कि उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं भी कह लें और जो ज़रूरतें हैं ख़ास तौर पर, उससे तीरथ जी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, जिसको एड्रेस करना है, जिसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देहरादून दूरदर्शन की तरफ से और उसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से तीरथ जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने पे शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सफल रहें और उनकी सफलता के साथ साथ उत्तराखंड को भी सफलता मिलती रही जी। और यही हम अपेक्षा कर सकते हैं, इसी की शुभकामनाएं कर सकते हैं। 1 साल का समय है उनके पास और तीरथ जी कोई नए व्यक्ति नहीं है, राजनीति में काफ़ी साल हो गया उन्हें और वो राजनीति के सभी पक्षों से, संगठन के पक्ष से भी, सरकार के पक्ष से भी, एमपी होने के नाते, एमएलसी होने के नाते, एक राज्य मंत्री भी यहाँ रहे हो, सब चीज़ का अनुभव है और हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि वो इन अपेक्षाओं पे जिन अपेक्षाओं को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी है उसमें सफल होंगे और साल भर के अंदर उत्तराखंड में अगली विधानसभा का चुनाव है जी। असली टारगेट उनके पास है, तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जिन अपेक्षाओं पे केंद्र ने उनको चुना है उसको वो पूरा करेंगे, उसकी उन पे क्षमता भी है, योग्यता भी है, एक्सपीरियंस भी है जी। तो भूपत जी, मतलब समय कम है और तो अगर ये समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है तो एक तरह से एक्शन मोड में काम करना होगा तीरथ सिंह रावत जी को, जो अपनी प्राथमिकताएं हैं वो तय करके कौन सी योजनाओं को लेकर के हम ज़्यादा ज़रूरत है जो इस समय उत्तराखंड को, उनको आगे बढ़ना होगा। जी, जैसे हम लोगों के साथी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि वो उनके पास विभिन्न दायित्व रहे हैं, उत्तराखंड तो उनके नस नस में समाया हुआ है और वो यहाँ विधायक रहे, पार्टी के सभी पोस्टों पे महामंत्री, अध्यक्ष के पद पे रहे हैं और जब वो विधायक रहे चौपटा काल से तो भी उन्होंने ज़मीनी समस्याओं को ठीक से समझा हुआ है। उनके ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं जानते हैं। एक लोकसभा में युवा सांसद के रूप में भी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं निरंतर, वो ये साबित करता है कि वो एक बहुत सफलता से और बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं। उन्होंने जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि जो श्रीनगर में एनआईटी का मुद्दा था, उन्होंने लोकसभा में उसको उठाया और उनको इसका मतलब है कि जो एक एनआईटी जैसी संस्था अगर श्रीनगर में के आसपास स्थापित होती है तो ये उनकी युवाओं के प्रति उनकी निष्ठा को बताता है कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसका कैसे विकास करना है। और यही सबसे बड़ी आज की चुनौती है कि जो युवाओं में जो एक अपने भविष्य को लेकर चिंता है, तो उसके लिए जो है स्वरोजगार की बात करना, महिलाओं के लिए जो है उनके महिला सशक्तिकरण की बात करना, वो भी एक चुनौती है कि अगर हम आधी दुनिया को उनका अधिकार नहीं देंगे तो शायद ये दिक्कत होगी। और इसमें पिछली सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको वो मुझे लगता है कि वो उसको अच्छे से बढ़ाएंगे, समझेंगे, समझते हैं और वो एक उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि ये मानना कि अगर वो शायद इससे जुड़े नहीं होते तो शायद ये चुनौती होती। और जो हाईकमान है उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है कि एक ऐसा व्यक्ति दिया जाए जो सबको साथ लेके चले, जो सौम्य हो, जिसको किसी चीज़ का कोई दम ना हो, जो सबके साथ मिलकर चल सकता है। तो उनको मुझे पूरा विश्वास है कि वो सफल हैं।
उनको कोई ये बहुत ज़्यादा चुनौतियां उनके सामने आने वाली नहीं हैं। नहीं, 1 साल अभी उनके पास कामकाज के लिए है, तो उन्हें बहुत समय सीमित है, एक तरह से कहेंगे कि अगर एक नए व्यक्ति के तौर पर नहीं, वो आपको इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं वो उसको भी एक पूरे उसमें देखना पड़ेगा आपको, कि वो भी एक समग्र रूप होगा। हाँ। आप कोई भी जो नेतृत्व परिवर्तन होता है, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है वो बदलती नहीं है जी, नीतियां जी। हाँ। इसमें मैंने जैसे बताया कि वो कुछ, जैसे अभी हाल में ही आपका कुंभ होने वाला है, तो उनका पूरी दृष्टि होगी कि कुंभ को वो एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करेंगे। और साथ साथ जो है 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो वो बिल्कुल वो हमारी हर किस माह में किस समय क्या चीज़ हमारे प्रदेश के लिए जरूरी है, तीरथ जी जो है बहुत सुयोग्य हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं, और उस चीज को वो अपनी टीम के साथ उसको अच्छे से निभा के लेके जाएंगे जी। तो ये जो कुंभ और 4 धाम यात्रा है, ये उनके 2 शुरुआती टास्क होंगे एक तरह से हम कहें, जिसको उन्हें आगे लेकर जाना है जी। और भरत जी, आप आम व्यक्ति के तौर पे, जो जनता है, जो नेतृत्व परिवर्तन होता है, नया व्यक्ति आता है, तो जनता की भी उम्मीदें नए तरह से जुड़ती है, तो आप क्या देखते हैं कि जनता क्या उम्मीद रखेगी ये जो विधानसभा का जो कार्यकाल का आखिरी साल है इसमें तीरथ सिंह जी से? देखिए, जनता की सरकार से उम्मीदें और ज़्यादा से ज़्यादा रहती स्वाभाविक ही हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा जनता को सुविधाएं दी जाएं तो उसमें जनता का भला भी है और सरकार का भला भी है। और उत्तराखंड के अंदर एक बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या पर भी हमारी जो नई सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो चुनाव है उसमें बेरोजगारी का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश भर में भी है तो उत्तराखंड के अंदर भी है। तो इस मुद्दे पर भी जो है बहुत सकारात्मक और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उनको नौकरी देना, उनको चाहे स्किल, बहुत सारी योजनाएं हैं, हाँ, स्किल डेवलपमेंट के, तो उनको छोटे छोटे रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ अगर इस चुनौती को वो सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो आने वाले समय में बड़ा लाभकारी होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर संतोष होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी की तरफ जो है जी, बेरोजगारी आपके लिहाज से कैसा मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के साथ काम करने की आगे जरूरत है, काम करना पड़ेगा जी। और प्रकाश जी, जिस तरह से अभी भरत जी ने बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा है, और आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कि जैसे मैं कहूँगी कि जल जीवन मिशन है, या महिलाओं के लिए जो योजनाएं, घसियारी योजना, या पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाना, ये कुछ योजनाएं थी जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं के रूप में आगे बढ़ी, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए अभी? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न उठाया, और देखिए कुछ ही दिन पहले बजट पास हुआ है जी, और जिस सरकार ने 21-22 का बजट पास किया वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, और बजट 4 दिन पहले पास हो चुका है। तो तीरथ जी के लिए डेविएशन का बहुत ज्यादा मौका नहीं है जी। अब वो जो बजट बना है उसी बजट के अनुसार चलना पड़ेगा, बिल्कुल। और जो योजनाएं उस बजट में है ज्यादातर उन योजनाओं को पूरा करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि हर आदमी की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, त्रिवेंद्र जी की कुछ और प्राथमिकता होगी, तीरथ जी की होती है, किसी का एजुकेशन में, किसी का हेल्थ में, किसी का महिलाओं के विकास में, किसी का बेरोजगारी में, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार प्राथमिकता, लेकिन बहुत ज़्यादा डेविएशन की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सामने बिल्कुल मुंह बाए खड़ी है। तीरथ जी को 10 दिन के अंदर कुछ चीज़ों पे अपना रिएक्शन देना पड़ेगा, जैसे कुमाऊं जल रहा है जी, कमिश्नरी के मुद्दे को लेकर तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। देवस्थानम बोर्ड भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, उसको उसमें उन्हें फैसला लेना पड़ेगा, और ये दोनों मुद्दों पे महीने भर के अंदर फैसला लेना पड़ेगा, और उसमें तीरथ जी उसे कितनी अच्छी तरह हैंडल करते हैं, इससे उनकी एक छवि जनता के बीच में जाने वाली है, निश्चित समझिए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में आपको जो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी बात है, उपनल के कर्मचारी हैं सड़क पे हैं, बहुत दिन से सड़क में हैं, उस मुद्दे को उन्हें सुलझाना पड़ेगा। 4 साल से पुलिस की भर्तियां नहीं हुई और पुलिस की कमी है, वो जल्दी कराना पड़ेगा, और जो जितने भी पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं वो करने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा कर्मचारियों का मुद्दा है,
वो जो निगम के या पूर्व कर्मचारी जिनको आयुष्मान योजना में उनमें लाभ नहीं मिल रहा है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के हैं, उपनल वालों के मुद्दे हैं, या नई नौकरियों की भर्ती को 8 महीने उनके पास रह गए। दिसंबर से लग जाता है, आचार संहिता लग जाती है। तो इन 8 महीनों में इन सब चीज़ों को उनको बहुत रैपिडली चलना पड़ेगा। मतलब यदि 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उन्हें 26 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके आगे बात बनेगी। और अल्टीमेट जो गोल है वो गोल तो चुनाव, मैंने कहा चुनाव जीतना है, उसके लिए तीरथ जी को भेजना ज्यादा हम कहें कि जनता का भरोसा जीतना ही आपका नहीं। सरकार जो सरकारों की टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग चुनाव होता है सरकारों का, यदि कोई जीत गया तो वो होता है नहीं, लेकिन उन अपेक्षाओं पे, ये मैंने कहा इलेक्शन ईयर है ना, इसलिए अवॉइड जनता की भावनाओं को हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। नई योजनाएं बनाओ न बनाओ, पर जो जैसे देहरादून में राजधानी है, और राजधानी में जो ट्रैफिक की समस्या है, एक ज्वलंत समस्या है, और इस पूरी सड़कें खुदी हुई है और लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, जाम लग जाता है। तो राजधानी की ट्रैफिक की समस्या को जल्दी से जल्दी कैसे सुलटाएं, वो प्राथमिकता पे लेना पड़ेगा। लंबे समय में पूरी की जाने वाली ये लंबी कार्य योजना के साथ पूरे किए कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है। और भूपत जी, जैसे कि एक व्यक्ति के जगह एक टीम को कहा जाए तो ये 8 महीने 9 महीने जो काम के हैं इस समय, तो एक टीम के रूप में सभी लोगों को साथ लेकर और जिम्मेदारियां बांट करके आपस में, तभी शायद आप इस एक्शन मोड में काम कर पाएंगे। बिल्कुल, सरकार तो एक पूरी टीम के रूप में काम करती है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ पीसीएस की जो है भर्ती रुकी हुई है। तो चूंकि वो युवाओं के एक कह सकते हैं कि उनके वो के लिए मुद्दा है, उनके वो तीरथ जी जो है युवाओं की एक पसंद है, उनके लिए एक कहना चाहिए कि आप रोल मॉडल हैं। तो वो उनको जो युवा हैं, जो हमारे मेधावी लोग हैं, उनके लिए पीसीएस जैसी परीक्षाएं हर साल हों। जैसे आपने कहा कि रोजगार के वो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी नीति इसमें इनको बनानी पड़ेगी कि जो पीसीएस, जो हमारे लोक सेवा आयोग है, पीसीएस जैसी संस्थाएं हर साल टेस्ट कराएं, हर साल उसकी वैकेंसी निकालें, ताकि लोगों को पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका रुझान रहे। दूसरी बात यह है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसका टीकाकरण होना एक बहुत बड़ी चुनौती चल रही है। तो इसमें जो कोरोना के समय में लोग जो लौट के आए हैं हमारे यहाँ, जो मानव संसाधन वापिस आया है महानगरों से, तो कुछ लोग जो यहाँ रुके हैं और कुछ लोग वापस गए हैं। तो अब हमें इन मानव संसाधन को रोकने के लिए अच्छी नीति बनाने की जरूरत है कि ताकि हम उसको कैसे उसको वो कर पाएं। और ये सब चुनाव के साथ भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें ये नहीं है कि ये चुनाव से इनका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे ही जो है, मैंने इसकी बात की कि शिक्षा महंगी हो रही है, तो जो शिक्षा को कैसे कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कत हुई है कि भी फीस चुकाने में दिक्कत है, बहुत सारे ये मुद्दे हैं, तो ये लोक लुभावन के मुद्दे भी हैं जिसमें वो एक निर्णय ले सकते हैं कि जिससे वो सीधा राहत दें। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य को लेकर के है कि जो हमारे जो दूर दराज गाँव में लोग बसे हुए हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए जो है शहरों की तरफ आना पड़ता है। तो जो हमारा टेलीमेडिसिन के तरीके हैं, जो आज हम लोग जो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, तो हम उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी दे सकते हैं। तो वो जो है अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य के लिए जो है वो महानगरों की तरफ ना दौड़ें। तो उससे अगर उनको वो कुछ पैसे बचा लेते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सरकार के खाते में आने वाली है कि लोगों को हम कैसे रोकेंगे। जो दूर दराज गाँवों में लोग हैं, उनको अपनी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, अपने रोजगार के लिए जो है नीचे ना आना पड़े, लगातार उनको अपना पैसे पे कैसे अपना संचय कर सकते हैं। तो ये आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तीरथ जी के दिमाग में एक खाका होगा, एक मैप उन्होंने इसको सेट किया हुआ है और उनकी टीम इसको जो है धरातल पे लेके आएगी। बिल्कुल। और भरत जी, आप तो बहुत नज़दीक से देखा है आपने तीरथ जी को, अब राज्य के मुखिया के पद पर हैं और मुखिया को सबका भरोसा लेकर साथ में आगे चलना होता है। जनता को भी देखना है, अपने मंत्रिमंडल को, विधायकों को और अधिकारियों को, सबको देकर रखते हैं। तो इस भरोसे को, सबको साथ लेकर जो आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति है, जो उसमें आप कैसा पाते हैं तीरथ जी को? देखिए, जो अभी आपने कहा ना कि टीम वर्क जो है, तो मैं समझता हूँ वो टीम वर्क ही ऐसा एक चीज़ है जो विकास को आगे बढ़ा सकती है। जैसे पिछली सरकार में विभागों का बहुत सारे उसका बंटवारा नहीं हो पाया, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र जी जो है एक टीम को जो है
वो सारे विभाग जो है वो बांट करके, मैं कहता हूँ कि बिना किसी देरी के तुरंत सारे विभाग जो है वो बंट करके एक टीम के रूप में वो काम आगे बढ़ेगा। और अब ऐसी स्थिति ना आई जो पिछली बार से भी 4-4 साल से जो रुके हुए हैं विभाग जो है, तुरंत उनका बंटवारा करके और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तीरथ जी का स्वभाव ऐसा है जिस पे आम कार्यकर्ता उनके पास जा सकता है, आम मंत्री जा सकता है, विधायक जा सकता है। उनके स्वभाव में ऐसा नहीं है कि वो किसी को नाराज़ करने वाले या किसी कोई कहे यार हम नहीं जा सकते हैं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन पे अधिकारी भी अपनी बात रख सकता है, कोई सुझाव मतलब कोई भी देना चाहे, कॉमन आदमी भी देना चाहिए तो उसके लिए मनाही नहीं है, उनका दरवाज़ा खुला है। तो उस पर एक जनता की आम समस्याओं की जानकारी हो जाती है। लेकिन जब आदमी घिरा रहता है कुछ लोगों से तो जानकारी तो फिर वहाँ जो है ना जनता की समस्याओं से आदमी वो नहीं हो पाता, रूबरू नहीं हो पाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो नेतृत्व है वो ऐसा नहीं है, वो पूरे समाज से जो है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकर्ताओं की जानकारी है, समस्याओं की जानकारी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो सब प्रकार के से उनकी नॉलेज है। और मैं समझता हूँ कि इस बीच जो है ये जो 10-20 साल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, असेंबली का, मंत्री का, उनका सबका तजुर्बा है जी। और ये जो अभी सरकार बदली इसका भी उनको अनुभव है। तो मैं समझता हूँ उनको स्वयं उनको अनुभव है कि कहाँ आगे चुनाव होना है तो कैसे सरकार चलानी है। इन सब जनता को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और विकास को आगे की दिशा में ले जा करके, ताकि हम 1 साल जो चुनाव होने वाला है उसमें सफलता मिल सके। मैं समझता हूँ उनके दिमाग में जरूर ये कल्पना है की जरूरत भी है। हाँ, जरूरत भी है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। इकाइयां जो है अपना सबका सहयोग लेने की जरूरत है जी। और प्रकाश जी 4 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं, 18 मार्च को 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड सरकार के। तो अगर हम इस तरह से देखने की कोशिश करें कि इन 4 वर्ष में ऐसी क्या, बहुत सारी योजनाएं तो, लेकिन क्या उपलब्धियां रहीं और क्या कमियां रहीं, तो इससे भी हम शायद एक तस्वीर बना पाएंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। देखिए, इन 4 वर्षों में एक बहुत बड़ी, इस शताब्दी की भी यार पिछले शताब्दी की बहुत बड़ी विपदा आई, जिसको कोविड-19 के नाम से हम जानते हैं, एपिडेमिक थी। उससे पूरे प्रदेश को उबारना है, कुछ उभर रहा है जी। और तीरथ जी की खुशकिस्मती है कि उनके बनने से पहले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया है जी। और इस वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि पूरा उत्तराखंड की जो इकोनॉमी वो टूरिज्म पे है। बिल्कुल। और वो टूरिज्म हमारे यहाँ जो है सीजनल होता है, गर्मियों का होता है। तो इस वैक्सीनेशन को वार फुट पे ले जाना पड़ेगा ताकि जो पिछले साल हमारा टूरिज्म हैम्पर हो गया उसको हम रास्ते पे ला सकें। और यदि वो रास्ते पे आ गया तो ये एक बहुत बड़ी इमीडिएट उपलब्धि होगी, क्योंकि 2-3 महीने बाद, मई के बाद जो है टूरिज्म शुरू होने वाला है। दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, नीति शास्त्र में लिखा है कि राज्य 2 तरीके से चलता है, तीसरा कोई तरीका नहीं। या तो राजा के प्रति लोगों का सम्मान हो या राजा से लोग डरते हो, या तो डर हो या सम्मान हो। तो सम्मान तो तीरथ जी का है पहले से, उस सम्मान को काम करके और बढ़ाना है। और वो तीरथ जी अपना चीफ सेक्रेटरी कैसा लाते हैं, उनके सचिव वगैरह कैसे होते हैं, उनकी जनता में क्या इमेज है, और आने वाले 4-5 महीने में वो क्या काम करके दिखाते हैं, उनका मंत्रिमंडल कैसा होता है, मंत्रियों के विभागों का महीनेवार कैसे रोड मैप बनता है और उसका बार चार्ट कैसे बनता है। अब तो बार चार्ट बना के चलना पड़ेगा कि 15 तारीख तक इतने काम होने चाहिए, 28 तारीख तक इतना चाहिए, अगले महीने 2 महीने में, 3 महीने में। उस बार चार्ट बना करके यदि काम किया जाएगा तो तब इजी, क्योंकि समय बहुत कम है और 1 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। 1 साल एडमिनिस्ट्रेशन, 1 साल भी नहीं है तो बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि हॉट केक नहीं है जी, हाँ, कोई केक वार भी नहीं है जी। और जो तीरथ जी को बड़े नाजुक समय में और बहुत कम समय में दिया गया है, उनको किसी भी तरह अगले मार्च तक, जो ये मार्च का महीना, अगले मार्च तक अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, अपना सम्मान भी बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो डर भी एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाना पड़ेगा और इस सब के लगे विजय दिलानी पड़ेगी। असली परीक्षा उनके जो विकास कार्य हैं और लोक हितकारी कार्यक्रम है, उनकी चर्चा अगले साल होगी। अभी तो यह है कि 1 साल का उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। और जहाँ तक टीम की बात है तो तीरथ जी कॉन्शियस कैंडिडेट हैं इस पार्टी में जी।
क्योंकि जो हवा में नाम तैर रहे थे, मीडिया में नाम तैर रहे थे, उन नामों से अलग नाम चीफ मिनिस्टर के लिए आए। क्यों? इसलिए आया कि उन पे कॉन्शियस थी पूरी पार्टी की। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है, यदि किसी आदमी पे कॉन्शियस है तो वो आदमी सबको लेके चलने की क्षमता रखता है। मुझे उम्मीद है पूरी पार्टी को साथ लाएंगे और जो ब्रेन है उनको आगे लाएंगे। किसी आदमी का आपने आंकलन करना है तो उसके चारों तरफ कैसे लोग हैं ये देख के आंकलन होता है। तो अब ये पता चल जाएगा उनकी टीम कैसी है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके ओएसडी कैसे हैं, उनका मंत्रिमंडल कैसा है, उनके सचिव कैसे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी कैसे हैं, ये चीजें तो एक महीने में सब पता चल जाएंगी। बिल्कुल। और भूपत जी जब कहते हैं कि उम्मीदें ज़्यादा होती हैं तो मतलब खतरे भी ज़्यादा होते हैं और उम्मीदें तो ज़्यादा हैं और वो रहेंगी। तो अब चुनौती तो उनके सामने है कि वो कैसे अपनी वही टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आपकी नज़र में क्या वो 2-3 चीज़ें होंगी जिसको लेकर के उन्हें फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए? विद्या जी, मैं बहुत आश्वस्त हूँ क्योंकि वो संगठन में अपने को साबित कर चुके हैं। छात्र नेता के रूप में, विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में, MLC के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। तो और उन्होंने अपने हाई कमान का दिल जीता है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो उस हाई कमान की टीम के में सेक्रेटरी रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, जिनको ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला है, जो कि मोदी जी और अमित शाह के साथ जिन्होंने काम किया है। तो वो उनकी पसंद के रूप में हमें उत्तराखंड में मिले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको एक वरद हस्त रहेगा उनके साथ में। और दूसरी बात, मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ कि वो सिर्फ 10 महीने 12 महीने, ये नहीं है बात, लीडरशिप की है। क्या उत्तराखंड को एक युवा नेतृत्व मिला? क्या वो आगे जो अगला जो चुनाव के बाद आएंगे उसमें वो क्या मुख्यमंत्री के रूप में और अच्छे स्थापित होंगे? ये बात है। मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं, काम भी करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये कहना कि बस 6 महीने है या 8 महीने है, ये इससे मत उसको आगे। वो उनके जो कदम होंगे, जो अपनी नीतियां बनाएंगे, उससे उनके आगे के बारे में आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि एक वो ये बहुत ही एक समग्र नेता के रूप में आए मिले हैं। वो अनजान नहीं है, वो विधायिका को जानते हैं, वो कार्यपालिका को जानते हैं। उन्होंने जनरल खंडूरी जी के साथ काम किया है, वो राष्ट्रीय उसमें काम किया है, वो अच्छे साबित होने वाले हैं। वो कोई नौसिखिया नहीं है, मेरा ये कहना है। तो इसमें इसलिए ये 6 महीने 8 महीने में वो अपनी अच्छी छाप छोड़ के जाएंगे और वो उसके लिए हमें उनके लिए अच्छा गर्व महसूस होगा। तो चलिए, आप सभी स्टूडियो में आए और अपनी राय व्यक्त की, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव के एक व्यक्ति को अब प्रदेश की कमान मिली है और ये एक बड़ा मैसेज भी है कि व्यक्ति जो गांव से पढ़ा, गांव के स्कूल में पढ़ा, गांव से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, तो वो आज राज्य के मुखिया के पद पर आए हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को भी, लोगों को भी। तो और उम्मीद हम भी करते हैं कि जनता की उम्मीदें तीरथ सिंह रावत जी जरूर पूरा करेंगे। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।